क्या आप इमेजिन कर सकते हो आखिर एक गेम को बनाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस है 50 मिलियन यूएस डॉलर, 100 मिलियन यूएस डॉलर, 200 मिलियन यूएस डॉलर, 500 मिलियन यूएस डॉलर। अगर आपका जवाब है 500 मिलियन यूएस डॉलर, तो आप अभी भी उस अमाउंट से बहुत ज्यादा दूर है जितना एक गेम को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। 26 मई 2026 को रॉकस्टार गेम्स की तरफ से एक नया गेम लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस गेम्स को बनाने के लिए ही $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इमेजिन कर पा रहे हो $2 बिलियन केवल एक गेम को बनाने के लिए। ये बजट इतना ज्यादा है कि बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसको बनाने का खर्चा आया था $1.5 बिलियन। और वहीं 2018 में मार्वल स्टूडियो के द्वारा अवेंजर इन्फिनिटी वॉर रिलीज की गई थी और उस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन था $2 बिलियन। सोच रहे हो एक मूवी का जितना लाइफ टाइम कलेक्शन होता है उतना पैसा तो केवल एक गेम को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। और इस गेम का नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6। लास्ट टाइम जब इस सीरीज का गेम लॉन्च किया गया था GTA 5, उस समय इस गेम ने पैसे कमाने के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्या सच में गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है? और अगर इतनी बड़ी है तो क्यों हमें कहा जाता है कि गेम खेलना अच्छी बात नहीं होती है? आइए जानते हैं ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो में। 1958 में अमेरिकन फिजिसिस्ट विलियम हिगनबॉथम के द्वारा दुनिया का पहला वीडियो गेम क्रिएट किया जाता है। इस गेम का नाम है टेनिस फॉर टू। दरअसल उस वक्त विलियम हिगनबॉथम ब्रोकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में काम किया करते थे और वहाँ कुछ विजिटर्स लोग आते जाते रहा करते थे। विलियम हिगनबॉथम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो वहाँ आने वाले विजिटर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन बन सके। विलियम हिगनबॉथम का मानना था कि साइंस केवल एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का जरिया भी बन सकता है। और उसी सोच के साथ उनके द्वारा एनालॉग कंप्यूटर एंड ऑसिलोस्कोप का यूज करके दुनिया का पहला वीडियो गेम क्रिएट किया जाता है। इस गेम में प्लेयर्स एक ग्रीन डॉट वॉल को कंट्रोल कर सकते थे। इस गेम में एक ग्रीन डॉट वॉल एक टेनिस को रिप्रेजेंट करती थी, जिसका गेम प्ले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि आज के वीडियो गेम से कंपेयर किया जाए तो कुछ नहीं है। लेकिन विलियम हिगनबॉथम की साइंस को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाने की सोच ने $1 बिलियन इंडस्ट्री की नींव रखी, जिस वजह से आज हमें GTA 5, PUBG, फोर्टनाइट जैसे वीडियो गेम्स देखने को मिलते हैं। 1972 में अटारी के द्वारा एक पोंग गेम रिलीज किया जाता है, जो कि इस गेमिंग इंडस्ट्री को एक किक स्टार्ट देता है। पोंग गेम भी टेनिस फॉर टू जैसा ही एक गेम था। इसके बाद 1975 में इसका एक कंसोल वर्जन भी निकाला जाता है और ये कंसोल इतना मैसिव हिट होता है कि ये फर्स्ट एवर कंसोल बन जाता है जिसने अपने 1 मिलियन यूनिट सेल किए हों। इसके बाद पोंग गेम जैसे कुछ और गेम्स भी रिलीज किए जाते हैं। 1978 में स्पेस इन्वेडर गेम को रिलीज किया जाता है। धीरे धीरे इस गेमिंग इंडस्ट्री में पैकमैन और डंकी कॉन्ग जैसे फ्रेंचाइजीज ने भी अपना कदम रख लिया था। अकेले पैकमैन ने 20th सेंचुरी में $2.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। 1982 तक आते आते गेमिंग इंडस्ट्री ने पॉप म्यूजिक एंड बॉक्स ऑफिस से ज्यादा मनी जनरेट करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, अटारी कुछ और मनी जनरेट करना चाहती थी, जिस चक्कर में उन्होंने पैकमैन के नए वर्जन बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अटारी वाले ये भूल गए थे कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में उन्होंने नए गेम्स तो बना दिए, लेकिन इन गेम्स की फाइनल क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। पूरे गेम्स बग से भरे पड़े थे, जिस वजह से इन गेम्स को लोगों की तरफ से काफी निराशाजनक रिस्पॉन्स मिला। अटारी को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। यह वही समय था जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने भी अपनी ग्रोथ पकड़ ली थी। पर्सनल कंप्यूटर पर गेम खेलना लोगों के लिए न्यू सेंसेशन बन गया था। इसी को देखते हुए 1985 में निंटेंडो की तरफ से निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम होम कंसोल लॉन्च किया जाता है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि इस कंसोल में लोगों को हाई क्वालिटी गेम्स देखने को मिलेंगे। डक एंड एक्साइट बाइक, मारियो जैसे गेम्स रिलीज किए जाते हैं, जो कि निंटेंडो के लिए एक मैसिव सक्सेस साबित होता है। 1970 से 2020 के बीच में अगर कंपेयर करें तो निंटेंडो आज भी टॉप पे बैठा है कंसोल यूनिट को सेल करने के मामले में। 1994 में सोनी कंपनी के द्वारा अपना नया कंसोल प्लेस्टेशन लॉन्च किया जाता है और ये फर्स्ट एवर कंसोल था जिसमें CD रोम्स का यूज करके गेम खेला जाता था। याद है बचपन में जब हम CD का यूज करके गेम खेला करते थे। सोनी के द्वारा लॉन्च किया गया ये कंसोल इतना मैसिव हिट होता है कि ये फर्स्ट एवर कंसोल बन जाता है जिसने अपने 100 मिलियन यूनिट सेल किए हो। इसके बाद प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3 भी लॉन्च किया जाता है। 1998 तक आते आते गेमिंग इंडस्ट्री $30 बिलियन की हो जाती है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। 90s में गेम डेवलपर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो जो गेम बना रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बहुत स्मूथली नहीं चल पाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डायरेक्ट एक्स एपीआई क्रिएट की जाती है। इस एपीआई का यूज करके गेम डेवलपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गेम बहुत इजीली बना सकते थे। इस एपीआई ने गेम डेवलपर का काम तो आसान किया ही, लेकिन साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉपुलैरिटी में एक ग्रोथ देखने को मिलता है। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अपना एक नया कंसोल एक्सबॉक्स लॉन्च किया जाता है। अर्ली 2000 तक आते आते इंटरनेट और मोबाइल की पॉपुलैरिटी में एक ग्रोथ देखने को मिलता है।
जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल पॉइंट साबित होता है। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से Xbox लाइव गेमिंग लॉन्च किया जाता है, जिसमें यूजर मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करके मल्टीप्लेयर मैच मेकिंग, वॉइस चैट जैसे फीचर को एक्सेस कर सकता था। इसी साल 2001 में रॉकस्टार गेम्स की तरफ से GTA 3 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम लॉन्च किया जाता है। यह GTA सीरीज का पहला 3D गेम था। इस गेम में आप कहीं पे भी जाके अपने मिशंस को कंप्लीट कर सकते थे। यह गेम इतना सक्सेसफुल साबित होता है कि विद इन अ ईयर इसने अपनी 11.5 मिलियन कॉपी सेल की थी और 2001 का बेस्ट सेलिंग गेम भी बनता है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 2002 में GTA Vice City लॉन्च किया जाता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बचपन में किसी के पास कंप्यूटर हो और उस कंप्यूटर में GTA Vice City गेम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। GTA Vice City भी GTA 3 की तरह एक ओपन वर्ल्ड गेम था। यह गेम स्कैरफेयर एंड मियामी वाइस जैसे पॉपुलर अमेरिकन क्राइम ड्रामा शो से इंस्पायर्ड था। इसके 2 साल बाद रॉकस्टार गेम्स के द्वारा GTA San Andreas गेम भी लॉन्च किया जाता है, जो कि अगेन GTA 3 एंड GTA Vice City की तरह एक ओपन वर्ल्ड गेम था और यह भी GTA 3 एंड Vice City की तरह एक पॉपुलर गेम साबित होता है। 5 साल के अंदर अंदर रॉकस्टार ने 3 ओपन वर्ल्ड गेम लॉन्च करके यह तो बता दिया था कि अगर गेम बनाने की बात आए तो रॉकस्टार कंपनी के जैसा गेम कोई बना ही नहीं सकता। इसके बाद हमें कुछ और ओपन वर्ल्ड गेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फार क्राई, असैसिन क्रीड, मार्वल स्पाइडरमैन, वॉच डॉग एटसेट्रा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर शायद ही आप कभी विश्वास कर पाओ। सितंबर 2013 में रॉकस्टार गेम्स की तरफ से एक और गेम रिलीज किया जाता है। इस गेम का नाम था GTA 5। इस गेम को बनाने के लिए $265 मिलियन लगाए गए थे, जो कि उस वक्त इस गेम को मोस्ट एक्सपेंसिव गेम एवर बना देता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब इस गेम को रिलीज किया जाता है तो विद इन 24 ये गेम $800 मिलियन की अर्निंग करता है और पहले 3 दिन में ही $1 बिलियन को क्रॉस कर देता है। इमेजिन कर पा रहे हो, एक गेम को बनाने के लिए जितना पैसा लगाया गया था उससे 5 गुना ज्यादा पैसा तो वो पहले 3 दिन के अंदर ही कमा लेता है। इस गेम ने उस वक्त इंडस्ट्री सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी गेम सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट GTA 6 26 मई 2026 को लॉन्च किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस गेम को बनाने के लिए ही $2 बिलियन लगाए गए हैं। अगर इसको कंपेयर करें दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को, जिसको बनाने का कॉस्ट आया था $1.5 बिलियन। इमेजिन कर पा रहे हो, एक गेम को बनाने का खर्चा बुर्ज खलीफा को बनाने के खर्चे से भी $500 मिलियन ज्यादा। एक गेम को बनाने के लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। अब जो लोग इस गेम को बना रहे हैं वो लोग पागल तो होंगे नहीं जो इतना सारा पैसा इस गेमिंग इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। लेकिन फिर हमें क्यों कहा जाता है कि गेम कहना अच्छी बात नहीं होती, गेमिंग एक करियर ऑप्शन नहीं हो सकता। आज आप अगर अपने घर में जाकर ये बोल दो कि मुझे बड़ा होकर गेमर बनना है तो आप गेमर बनो या ना बनो, लेकिन आपका बैंगन का भरता जरूर बन जाएगा। सीधे 2 थप्पड़ आएंगे आपके गाल के ऊपर। इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। दरअसल इंडिया में गेमिंग का क्रेज पिछले कुछ 10 सालों में ही आया है, स्पेशली जब PUBG लॉन्च हुआ था। उस वक्त जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया था आज वो एक स्टेबल गेमर की लाइफ जी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने बचपन से यही देखा है कि अगर लाइफ में सेट होना है तो कुछ ही गिने चुने प्रोफेशन है, या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर कर लो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। वो इस बात से अवेयर नहीं है कि आज के टाइम पे बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ ऐसे प्रोफेशन आ चुके हैं जिसमें एक स्टेबल करियर बनाया जा सकता है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि एक गलत डिसीजन की वजह से उसके बेटे या बेटी का करियर बर्बाद हो जाए, इसलिए वो ऐसे नए प्रोफेशन को चूज करने से पहले डरते हैं। ये बात सच है कि हमें आए दिन ऐसे नई न्यूज देखने को मिलती है जिसमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स की सेविंग को एक गेम में लगा देता है। बट एट द सेम टाइम हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें लोग इस गेमिंग इंडस्ट्री में अपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब जो लोग कोटा जैसी जगह पर IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करने जाते हैं उनमें से कुछ लोग वो भी होते हैं जो स्टडी प्रेशर, फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन मीट ना करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करना गलत बात है। आपको हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है या फिर आप जो कर रहे हैं उसका आपके ऊपर कंट्रोल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपके लिए तो एक नंबर होगा बट मेरे लिए ये ऐसा ही एक नया वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन होगा। थैंक यू।